आज हम सहसंयोजक आबंध से जुड़े एक और सिद्धांत के विषय में जानेंगे। यह सिद्धांत है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे संक्षेप में हम VIPR थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत को 1940 में सिज्विक एवं पॉवेल ने प्रस्तुत किया था और 1952 में नाइहोम एवं गिलेस्पी ने इसमें कुछ संशोधन किया। यह सिद्धांत संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के प्रतिकर्षण पर आधारित है। आइए जानते हैं इस सिद्धांत से संबंधित मूलभूत अभिधारणाओं को। इस सिद्धांत के अनुसार अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, चाहे वो आबंधित हो या अनाबंधित हो, या वो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उनकी संख्या पर निर्भर करती है। संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जोड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इस प्रतिकर्षण की वजह से वे स्पेस में इस प्रकार स्थान ग्रहण करते हैं ताकि उनके बीच अधिकतम दूरी हो, अर्थात न्यूनतम प्रतिकर्षण बल हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वह केवल सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ होता है, जबकि अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दो परमाणुओं के मध्य सहभाजित होते हैं। यही कारण है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्पेस में अधिक स्थान घेरते हैं और यही वजह है कि इनके बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा पाया जाता है और इस प्रतिकर्षण की वजह से अणु की जो संभावित आकृति होती है उसमें अंतर आ जाता है और साथ ही उनके बीच जो आबंध कोण होते हैं उनके मान में भी परिवर्तन हो जाता है। और यदि हम इन इलेक्ट्रॉन जोड़ों के बीच प्रतिकर्षण के क्रम को जानें तो सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच होता है। इससे कम प्रतिकर्षण होता है एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच, जबकि सबसे कम प्रतिकर्षण पाया जाता है दो बॉन्ड पेयर के बीच। तो आइए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हम अणुओं की आकृति में किस प्रकार से परिवर्तन होता है इसे जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं AB2 प्रकार के अणु के उदाहरण को। AB2 प्रकार के अणु में एक केंद्रीय परमाणु होगा तथा उससे जुड़े हुए दो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे जो कि एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर अवस्थित होंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन युग्म जब एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर अवस्थित होंगे तो उनके बीच कोण कितना होगा? 180 डिग्री का। और इस प्रकार की जो ज्यामिति तैयार होगी वह होगी रेखीय और इस प्रकार की ज्यामिति हमें बेरिलियम डाइक्लोराइड में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर यदि एक बॉन्ड पेयर को हटाकर एक लोन पेयर आ जाए तो देखिए इसकी ज्यामिति तो वही रहेगी लेकिन इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। आइए अब देखते हैं AB3 प्रकार के अणु के उदाहरण को। AB3 प्रकार के अणु में एक केंद्रीय परमाणु होगा तथा उससे जुड़े हुए तीन इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। ये तीनों इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में अधिकतम दूरी पर अवस्थित होंगे, यानी कि ये केंद्रीय परमाणु से तीन अधिकतम दूरी पर अवस्थित होकर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए अवस्थित होंगे। और इस प्रकार जो यह संरचना तैयार होगी, ये जो ज्यामिति तैयार होगी वह होगी त्रिकोणीय समतलीय। इस प्रकार का जो ज्यामिति पाई जाती है वह मिलती है हमें बोरॉन ट्राइक्लोराइड में। अब यदि इस बोरान ट्राइक्लोराइड की संरचना में, ज्यामिति में यदि हम एक बॉन्ड पेयर को हटा दें और एक लोन पेयर इसमें डाल दें तो देखिए इसकी जो ज्यामिति है वह तो त्रिकोणीय समतलीय है लेकिन इसकी जो आकृति है उसमें परिवर्तन आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि आकृति कैसी हो गई है, वी शेप
या जिसे हम बेंड आकृति कहते हैं। और इस प्रकार की जो आकृति हमें मिलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड में देखने को मिलती है। और चूंकि यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया है, इसलिए ये जो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हुआ करता था उसमें कमी आ गई है और वह हो जाता है 119.5 डिग्री का। आइए अब जानते हैं AB4 प्रकार के अणु के उदाहरण को। जैसे कि आप समझ सकते हैं AB4 में एक केंद्रीय परमाणु होगा तथा उससे जुड़े हुए 4 बॉन्ड पेयर होंगे। अब ये बॉन्ड पेयर अधिकतम दूरी पर जब अवस्थित होंगे तो इनके बीच 109.5 डिग्री का कोण होगा। और देखिए जब यहाँ पर यदि हम केंद्रीय परमाणु को लें तो ये 109.5 डिग्री के कोण पर अवस्थित होंगे, तो ये इनकी जो ज्यामिति होगी वो इस तरह से 3 एंगल कोण नीचे की तरफ जाएंगे और एक जो आबंध होगा वह ऊपर की तरफ होगा। और इस तरह से जो ज्यामिति तैयार हो रही है वह कहलाएगी चतुष्फलकीय ज्यामिति। और इस प्रकार की जो ज्यामिति हमें मिलती है वह मीथेन में देखने को मिलती है, जिसमें मध्य में एक कार्बन होता है तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़े हुए होते हैं। अब इस ज्यामिति में यहाँ पर जो क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए मीथेन में जो इसकी ज्यामिति है वही इसका शेप, वही इसकी आकृति है। क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यामिति जो है वह बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों के द्वारा निर्धारित होती है, जबकि जो अणु की आकृति है वह केवल बॉन्ड पेयर के द्वारा निर्धारित होती है। अब इस जो चतुष्फल की ज्यामिति है इसमें यदि हम ऊपर के एक बॉन्ड को हटा दें तो यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा। और अब इसमें देखिए कि अब जो आकृति हो गई वह चतुष्फल की नहीं रह गई, यह आकृति कैसी हो गई? त्रिकोणीय पिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडी। और इस प्रकार की जो आकृति मिलती है वह अमोनिया अणु में देखी जाती है। अमोनिया में जो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु होता है जिससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन होंगे और उसमें एक लोन पेयर पाया जाता है। इसी में यदि हम एक और बॉन्ड पेयर को हटा दें और एक लोन पेयर ले आएं, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाएं, तो इस स्थिति में जो ज्यामिति होगी वह तो चतुष्फल की ही होगी, लेकिन इसकी आकृति आप स्वयं देखिए कि यह एंगुलर या वी शेप की आकृति हो जाती है। और चूंकि यहाँ पर 2-2 लोन पेयर उपस्थित हैं और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तथा जो बॉन्ड पेयर है उनको नीचे की तरफ दबा देंगे, जिससे जो बॉन्ड एंगल होगा वह 100 कम होकर 109.5 से काफ़ी कम होकर 104 डिग्री का रह जाता है। तो इस तरह की जो ज्यामिति हमें प्राप्त होती है या आकृति हमें प्राप्त होती है वह मिलती है जल के अणु में, जिसमें जल में ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु पर होता है और जो 2 बॉन्ड पेयर से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं AB5 प्रकार के अणु के उदाहरण को। AB5 प्रकार के अणु में एक केंद्रीय परमाणु होगा तथा उससे जुड़े हुए 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पांचों जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि 3 बॉन्ड पेयर, एक केंद्रीय परमाणु होगा जिससे 3 पेयर इस तरह से समतल में त्रिकोणीय रूप से व्यवस्थित होते हैं इस तरह से, और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वह 120 डिग्री का होता है, जबकि 2 जो कोण होंगे, 2 जो बंध होंगे वो इस सेंट्रल एटम के एक ऊपर और दूसरा नीचे होगा। और इस प्रकार से जो ज्यामिति तैयार होगी उसे हम कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये ज्यामिति कहलाती है। यहाँ पर जो साइड के बंध हैं उन्हें हम विषुवतीय बंध या इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, जबकि ऊपर के जो बंध होते हैं उन्हें हम एक्सियल बॉन्ड या अक्षीय बंध कहते हैं। बच्चों यहाँ पर जो अक्षीय बंध होते हैं उनमें ज़्यादा प्रतिकर्षण पाया जाता है, इसलिए इनकी जो बंध लंबाई है कुछ ज़्यादा होती है, जबकि विषुवतीय जो बंध होते हैं, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, उनकी बंध लंबाई कुछ कम होती है।
अब इस स्थिति में यदि हम एक बॉन्ड पेयर को हटा दें और एक लोन पेयर ले आए तो आप देखेंगे कि ये जो ज्यामिति जो है यहाँ पर अभी भी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है, लेकिन इसकी आकृति आप देख सकते हैं यह सीसॉ की भांति हो गई है। सीसॉ, आप भी कभी ना कभी सीसा पे झूले पर आप बैठे होंगे तो देखिए इसकी आकृति इस तरह से सीसॉ की भांति हो गई है। और यहाँ पर एक और स्थिति आती है, यदि हम ऊपर वाले बॉन्ड को हटाकर लोन पेयर को लगा दें तो हम देखेंगे कि लोन पेयर तथा 3 बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण यहाँ पर होते हैं। ऊपर वाला एक लोन पेयर है जबकि नीचे के 3 बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण होगा। जबकि यदि हम लोन पेयर को साइड में यदि रखते हैं तो उस समय हम देखेंगे, विषुवतीय रूप में रखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होंगे। और हम जानते हैं कि वह आकृति सबसे सही आकृति होती है या जिसका उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है जिसमें रिपल्सन या प्रतिकर्षण की मात्रा कम होती है। अब यहाँ पर यदि हम एक और बॉन्ड पेयर को हटा दें और एक लोन पेयर बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि ये जो आकृति है ये कैसी हो गई है, ये टी शेप आकृति हो गई है। और इस प्रकार की जो टी शेप आकृति होती है वो हमें ClF3 में देखने को मिलती है। आइए अब हम जानते हैं AB6 प्रकार के अणु के उदाहरण को। AB6 प्रकार के अणु में एक केंद्रीय परमाणु होगा तथा 6 बॉन्ड पेयर उपस्थित होंगे। ये 6 बॉन्ड पेयर में से जो 4 बॉन्ड पेयर होते हैं वे केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इस तरह से समतलीय वर्ग समतलीय रूप में व्यवस्थित होते हैं और इनके बीच जो आबंध कोण होता है वह 90 डिग्री का पाया जाता है। इसके अलावा जो 2 बंध और होंगे वह इस केंद्रीय परमाणु के ऊपर तथा नीचे होंगे और इनके बीच भी जो ये समतल के साथ ये भी 90 अंश का कोण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और इस प्रकार की ये जो संरचना तैयार होगी वो होगी अष्टफल की संरचना। इस प्रकार के का जो उदाहरण है हमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड में देखने को मिलता है। अब इस सल्फर हेक्साफ्लोराइड की जो ज्यामिति है, यदि हम इसमें नीचे एक बॉन्ड पेयर को हटाकर एक लोन पेयर लगा दें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आकृति हो गई है वह वर्ग पिरामिडीय आकृति हो गई है या जिसे हम स्क्वायर पिरामिडल आकृति कहते हैं। इसी तरह से यदि हम एक और बॉन्ड पेयर को हटा दें ऊपर वाले को और यहाँ पर लोन पेयर लगा दें तो अब आप देखेंगे कि ये जो आकृति बची ये है वर्ग समतली और इस प्रकार की वर्ग समतली आकृति जो है वह ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड में देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि VSEPR थ्योरी के आधार पर हम बहुत सारे अणुओं की आकृति निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के संख्या के द्वारा ये इनकी आकृति निर्धारित होती है।